हेलो एवरीवन, मैं शासकीय हाई स्कूल खमतराई की व्याख्याता अरुणा पांडे आज पढ़ाई तुम्हार द्वार में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम जैविक प्रक्रियाएं अध्याय के अंतर्गत उत्सर्जन तंत्र पढ़ने जा रहे हैं। यह हमारे अध्याय का अंतिम भाग है। हमारे शरीर में जो जैविक प्रक्रियाएं क्रियाशील होती हैं, उनके अंत में कई उत्पाद बनते हैं, जिनमें से कई प्रकार के उत्पाद हानिकारक होते हैं। इन सभी पदार्थों को शरीर से निकालने की अति आवश्यक प्रक्रिया को उत्सर्जन कहा जाता है। हमारे शरीर में भोजन से संबंधित कई जैविक प्रक्रियाएं चलती हैं, जिनमें कई पदार्थ का निर्माण व अपघटन होते रहता है। इन पदार्थों में से नाइट्रोजनी पदार्थ जैसे प्रोटीन के अपघटन से बने मुख्य रूप से यूरिया, यूरिक अम्ल हमारे उत्सर्जन तंत्र से ही शरीर से बाहर निकलते हैं। हमारे शरीर में उत्सर्जन तंत्र के मुख्य चार भाग हैं। पहला त्वचा, स्किन कहते हैं, दूसरा वृक्क, किडनी, तीसरा फेफड़े, लंग्स, यकृत, लीवर। उत्सर्जन तंत्र के मुख्य अंग एक जोड़ी वृक्क या किडनी है। ये पीठ की तरफ रीढ़ की हड्डी के अगल बगल में स्थित होते हैं। इनकी संरचना सेम के बीज की आकृति की होती है और ये भूरे लाल रंग के होते हैं। उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत पूरे शरीर से होता हुआ रक्त हृदय में और हृदय से धमनियों के द्वारा वृक्क में पहुंचता है। एक दूसरी नलिका शिरा होती है, जिसके द्वारा रक्त वृक्क से बाहर निकलता है। अगर हम धमनी और शिरा में के रक्त में पाए जाने वाले अवयवों की कुल मात्रा का अध्ययन करें तो पाएंगे कि शिरा में अवयवों की मात्रा अर्थात यूरिया की मात्रा कम होती है तथा धमनी में यूरिया की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ये डायग्राम के माध्यम से किडनी की संरचना दिखाई जा रही है। उसके बाद हमारे वृक्क में बहुत सारे नेफ्रॉन पाए जाते हैं। ये नेफ्रॉन की संरचना और कार्य है। प्रत्येक वृक्क में लाखों नलियां पाई जाती हैं, जिन्हें वृक्काणु या नेफ्रॉन कहते हैं। एक नेफ्रॉन का अगला शिरा कपनुमा आकृति का बना होता है। इनमें एक धमनी के कोशिकाओं का गुच्छा होता है, जहाँ से धमनी नेफ्रॉन के अन्य भागों में फैली होती हैं। इन भागों में शिरा भी पाई जाती है। ये नेफ्रॉन की संरचना है। इसमें अभिवाही धमनिका, अपवाही धमनिका, ग्लोमेरुलस, वोमन संपुट और अवरोही भुजा, आरोही भुजा, वासा रेक्टा और संग्रह नलिका दिखाई गई है। इस तरह नेफ्रॉन की संरचना है। शिरा और धमनी के बीच केशिकाओं का जाल नली के आसपास फैला रहता है। रक्त में से यूरिया, कुछ लवण, पानी और कुछ प्रोटीन युक्त पदार्थ आदि रक्त वाहिनियों से वृक्काणु अर्थात नेफ्रॉन के अग्रभाग में आ जाते हैं। जैसे जैसे ये पदार्थ वृक्काणु या नेफ्रॉन के नली से आगे बढ़ता है, इसमें से कई पदार्थ रक्त की नलियों में फिर से अवशोषित हो जाता है। वृक्काणु में से बहकर निकलने वाला पदार्थ मूत्र या यूरिन है, जो मूत्र वाहिनी से होता हुआ मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा हो जाता है। मूत्राशय अर्थात यूरिनरी ब्लैडर में तब तक इकट्ठा रहता है जब तक कि इसमें दाब बढ़ न जाए। मूत्राशय पेशी ऊतक से बनी संरचना है और तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण में होता है। हमारे शरीर में जिन पदार्थ का निष्कासन होता है, उसमें से कई पदार्थ अन्य जीवों के लिए अति आवश्यक है। क्या आप जानते हैं, यदि हमारे वृक्क खराब हो जाएं, तो निष्कासित गैसें जाने वाले वर्ज्य पदार्थ की मात्रा शरीर के रक्त में सामान्य मात्रा से अधिक होने लगती है। इस स्थिति में पीठ में दर्द, यूरिन की मात्रा
कम या ज़्यादा होना, यूरिन के दौरान जलन या दर्द होना, पैरों में सूजन आना, थकान महसूस होना जैसे लक्षण दिखलाई देते हैं। यह स्थिति शरीर के लिए अत्यंत नुकसानदेह है। ऐसी स्थिति में कृत्रिम रूप से शरीर से वर्ज्य पदार्थ को निकालने की व्यवस्था को कृत्रिम डायलिसिस कहते हैं। इसके लिए शरीर में एक धमनी से के रक्त को एक डायलाइजर मशीन में बहाया जाता है, जिससे उनमें से वर्ज्य पदार्थ रक्त से अलग हो जाते हैं तथा रक्त को पुनः शरीर में शिरा द्वारा भेज दिया जाता है। इस क्रिया को डायलिसिस करना कहा जाता है। ये जो आप चित्र देख रहे हैं, ये डायलिसिस का चित्र है। एक वयस्क व्यक्ति एक दिन में लगभग 1.5 लीटर मूत्र बनाता है। शेष द्रव का अधिकांश भाग पुनः रक्त वाहिनी द्वारा अवशोषित होकर रक्त में बहता है। किडनी का आकार 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा होता है। किडनी का आकार सेम के बीज के समान होता है। इस प्रकार हम लोगों ने जैविक प्रक्रिया के अंतर्गत उत्सर्जन तंत्र को पढ़ा। इसमें हम लोगों ने किडनी की संरचना का अध्ययन किया। इसके साथ साथ नेफ्रॉन की संरचना एवं कार्य का विस्तृत रूप से जाना। थैंक यू।